नमस्कार, मैं दीपशिखा और मेरे साथ मौजूद हैं जदयू से पूर्व मंत्री रह चुके बिहार सरकार में जय कुमार सिंह जी। और इनसे आज हम जदयू से जुड़े कुछ सवाल पूछेंगे और बिहार के बारे में कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आप जदयू से आते हैं और जदयू से नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया और 2000 से उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया है। ऐसे में 9वीं बार उन्होंने शपथ ग्रहण किया, हुए मुख्यमंत्री पद के लिए बार बार गठबंधन बदलकर। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इसका कई कारण है। समय समय पर जब भी गठबंधन होता है तो गठबंधन की कोई ये पहली इतिहास नहीं है। आप पूर्व में भी आप देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो कई गठबंधन को हम लोगों ने टूटते हुए देखा है। तो गठबंधन कई कारणों से टूटता है। समय पर जिन अलग अलग समय पर राजद के साथ हमारा गठबंधन टूटा था, तो मुझे याद है। और उस समय मैं मॉरिशस में था, मेरा ही स्पीच हुआ था, पहला स्पीच देने को कहा गया था। और माननीय मुख्यमंत्री से ने कहा कि कल आपको बोलना है। तो हमें जो उसमें बोला गया कि मैं भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं कर सकता, सिर्फ इतना ही बात बोले थे। और कल जो मीटिंग रखी गई थी उस पर हमने बोला था कि माननीय मुख्यमंत्री की जो छवि रही है, देश में जो पहचान बना है और जो राजनीतिक शुचिता जो इनमें है, वास्तव में भ्रष्टाचार की छवि यदि इन पर लगेगी तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। नीतीश कुमार जी का पहचान है बिल्कुल ईमानदार छवि का, और ईमानदारी का एक पहचान बनाए हुए बैठे थे। वैसे में यदि गठबंधन के साथियों द्वारा कोई भ्रष्टाचार की बात होती है और ये कहा गया कि आप इसको मीडिया में अपनी सही चीज़ों को जवाब दें, आप नहीं दे पा रहे हैं, कैसे हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं? हम सरकार प्रभावित हो रही थी, नीतीश कुमार जी की छवि धूमिल हो रही थी। तो ऐसे ही परिस्थितियाँ जब जब सामने आई है तब तक गठबंधन टूटा है। रही बात भाजपा का, तो आप देखो, हम लोगों ने देखा है भाजपा और जदयू की गठबंधन, वैसा गठबंधन दुनिया के लोकतंत्र में कहीं नहीं होगा। जो 2005 में हम लोगों ने देखा, 2010 में देखा, वो कभी ये पता नहीं चलता था कि भाजपा का कौन कैंडिडेट है और जेडीयू का कौन कैंडिडेट है। नीतीश कुमार जी और मोदी जी की इस बिहार की जोड़ी को सबने देखा होगा। देश में चर्चा चलती थी, अटल और अडवाणी जी की जोड़ी की चर्चाएं चलती थी। और इस स्टेट में मोदी जी, सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी चलती थी। क्या सुंदर था! कितनी कांटे पर के ताज पर बना हुआ ये सरकार 2005 में जब बना था कि बिहार गड्ढा में तब्दील था, अपहरण के दौर से गुजर रहा था, 2 घंटा भी बिजली यहाँ नहीं रह रही थी। ये दो जोड़ी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन जिन चीज़ों को जनता के बीच में रखा था कि हमारा सरकार बनेगा तो मैं ये करूँगा, उसमें एक सहयोग की भूमिका में जो भाजपा रही थी, बिल्कुल कदम ताल की। और बिहार को सुंदर बिहार, स्वर्णिम और बेहतर बिहार बनाने में ये भाजपा सहयोगी के रूप में एक मजबूत साथी के रूप में उभरा था। और नीतीश कुमार जी बिहार की काया पलट दिए थे। तो ये गठबंधन था 2005 में, 2010 में। 15 आते आते कुछ बातें राजनीति में आई, नेशनल स्तर पर कुछ बातें आई, और कहीं ना कहीं से इतने लंबे समय रहने के बाद थोड़ी सी खटास आ जाती है बातों में। छोटी बात थी लेकिन वो तीखी बात बन गई और उसमें से गठबंधन टूटा था। हम फिर जुड़े थे तो भाजपा के साथ निरंतर रहा। भाजपा के साथ 2 ही बार गठबंधन टूटा है। लोगों को देखने में लगता होगा हम लंबे समय से भाजपा के साथ गठबंधन में रहे हैं, बीच में 2 बार ये गठबंधन टूटा लेकिन फिर जुटा। लेकिन ये गठबंधन जब भी जुटता है फिर एक दोनों मिल करके सुंदर बिहार और स्वर्णिम बिहार की रास्ता के मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। आज आप देख रहे हैं फिर से हमारे बिहार में भाजपा और जेडीयू का गठबंधन है। आज बिहार में कई योजनाएं, कितनी चीज़ें हो रही हैं। आज बिहार स्मार्ट बिहार, आधुनिक बिहार की ओर चल दिया है। ये है, तो गठबंधन टूटना एक कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि बिहार में ही टूटा है। तो टूटा है, लेकिन हमारा तो बहुत भाजपा के साथ बहुत कम टूटा है, लंबा समय से हम लोग चल रहे हैं। बात विश्वास की करें तो जनता पे आते हैं कि जदयू जितनी बार अपनी गठबंधन बदल रही है, तो क्या इस बार भी आने वाले चुनाव में जनता इतना ही विश्वास दिखाएगी? देखिए, एक बात, जनता की विश्वास नीतीश कुमार पर है। जनता को क्या चाहिए? जनता को पार्टी किसकी गठबंधन है, किसका गठबंधन नहीं है, उसको कुछ लेना देना नहीं है।
जनता को लेना देना सरकार से है। हमारी सरकार कैसे काम कर रही है, सरकार में गठबंधन बदला, लेकिन सरकार की शीर्ष की कुर्सी पर मुख्यमंत्री की भूमिका में हमेशा नीतीश कुमार जी रहे। नीतीश कुमार जी पर लोगों का विश्वास था। इस बिहार में आप जितनी भी चीज़ें आप आज देख रही हो, कभी भी देखने को नहीं मिला था। इस बिहार में 5 इंजीनियरिंग कॉलेज था, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज था। बिहार के प्रत्येक जिला में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज से आच्छादित बिहार है। इस बिहार के भारत सरकार की जितनी संस्थान आप देख रहे होंगे, नामचीन संस्थान, चाहे वो क्लैट हो, निफ्ट हो, IIM हो, NIT हो, IIT हो, ये कल्पना था इस बिहार में। इसलिए बिहार की जनता जानती है कि गठबंधन चाहे जो हो, नीतीश कुमार जब तक कुर्सी पर है, इस बिहार को आधुनिक बिहार बनाने की क्षमता इसी नीतीश कुमार में है। आज 24 घंटा बिजली से आच्छादित बिहार आप देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आप देख रहे हैं, सुदूर गांव टोला तक रोड पहुंच गया है। आप NH का जाल लगा हुआ है। तो ये विश्वास नीतीश कुमार जी पर है। इसलिए विश्वसनीयता की जहाँ तक बात होगी, तो नीतीश कुमार जी जब तक मुख्यमंत्री के रूप में दिखेंगे, लोगों की विश्वसनीयता बनी रहेगी। विपक्ष का कहना है कि जो जनता सुशासन बाबू कहती थी नीतीश कुमार को, अब वो पलटू राम, पलटू चाचा के नाम से बोलने लगी है। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? ये कितने लोग बोलते हैं, ये कितने लोग बोलते हैं? पॉलिटिकल गलियारों के लोग बोलते हैं। पॉलिटिकल गलियारों की परसेंटेज क्या है? 5%। गांव में रहने वाले लोगों से जाकर पूछ लीजिए, उसको कुछ मतलब नहीं है पलटू राम और पलटू राम से। उसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी हैं तो बिहार सुंदर है, बिहार बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का बिहार है, बिहार में शांति का बिहार है, बिहार विकास वाली बिहार है। ये सिर्फ नीतीश कुमार के चलते। तो ये जितनी बातें आ रही है मीडिया में या सोशल मीडिया में, बहुत उछाला गया, पलटू राम कहा गया, ये सिर्फ 5% इस आबादी की पूरी 5%, वो भी जो पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, विभिन्न पार्टियों से जुड़े हैं, वो बोल रहे हैं। लेकिन जो जनता इस सरकार की को देख रही है, उसका लाभ उठा रही है, वो 95% जनता नीतीश कुमार जी पर अपनी आस्था बनाई हुई। मतलब आपका कहना यह है कि सुशासन बाबू आज भी सुशासन बाबू बिल्कुल सुशासन बाबू है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता है। पलायन पे जदयू क्या कर रही है? क्योंकि जदयू की सरकार है और लगातार कई वर्षों से है, और बिहार का नाम आते ही पलायन शब्द आता है, क्योंकि सिर्फ मजदूर वर्ग पलायन नहीं कर रहे हैं, पलायन आपका एक पढ़ा लिखा वर्ग भी कर रहा है। तो इस पे जदयू कैसे इस पलायन को रोकेगी? देखिए, पलायन का विस्तारित रूप को आप जरा देखिए, कहाँ पलायन रुका कि नहीं रुका, या पलायन जारी है। जिस % में पलायन हो रहा था, सबसे बड़ा पलायन हो रहा था बच्चों को शिक्षा लेने के लिए। हमें जितनी हायर एजुकेशन में जाना था, तब बच्चे जा रहे हैं, वो पलायन नहीं है। अब हमारे यहाँ बच्चे जा रहे हैं बेंगलोर में, तो भारत सरकार के संस्थान में यदि काउंसलिंग हो रही है, मेडिकल में काउंसलिंग हो रही है, हमारे बच्चे बेंगलोर में जा रहे हैं, कर्नाटका में जा रहे हैं, या महाराष्ट्र में जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र के भी बच्चे अब हमारे यहाँ के मेडिकल कॉलेज में वो काउंसलिंग करके आते हैं। उसको पलायन नहीं कहा जाएगा। बड़े तादाद में बाहर के विद्यार्थी अब बिहार आ रहे हैं। वो IIT में आ रहे हैं, NIT में आ रहे हैं, क्लैट में आ रहे हैं, निफ्ट में आ रहे हैं, और प्रत्येक जिला में राजकीय मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। सभी मेडिकल कॉलेज में देश के हर राज्य के बच्चे आएंगे। तो एक पलायन जो कहा जाता था कि बिहार पलायन होता था, उसमें स्वाभाविक बात था कि हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाते थे, बाहर के कोई बच्चे बिहार नहीं आते थे। अब आदान प्रदान है, एक पलायन तो रुक गया, इसको आप पलायन नहीं कर सकते। हम जा रहे हैं बाहर, तो बाहर के भी लोग मेरे हायर एजुकेशन के लिए आ रहे हैं। रही बात रोजगार का, तो आप देख लो सरकारी नौकरियों में इस समय जितनी बिहार वैकेंसीज निकाल रही है, मीडिया वाले यदि सही ढंग से इसको दिखाएं, तो देश का नंबर 1 स्टेट है जो अपनी जितनी भी सरकारी हमारी विभाग हैं, संस्थाएं हैं, सबकी दरवाज़ा खुला हुआ है और सब में भर्तियाँ हो रही है। हमारे यहाँ की बच्चियाँ, रिजर्वेशन है, 35% रिजर्वेशन है, और उसकी लाभ उठा रही है। हमारे यहाँ के बच्चों को पढ़ाई की कई प्रकार की सुविधाएं दिया जा रहा है। तो आज पलायन नहीं, हमें रोजगार का, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर रेडी हैं। सभी जानता था बिहार में कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है।
100% लोगों को रोकने का उपाय सिर्फ है सिर्फ इंडस्ट्री है। इसकी जाल लगना होगा। बिहार आज उस मानक पर खड़ा है कि अब इंडस्ट्रियलिस्ट को जो मानक चाहिए इंडस्ट्री लगाने का, उस मानक पर आज बिहार खड़ा है और बिहार में इंडस्ट्री लगेगी। बिहार में पलायन 100% रुकना होगा और आगे काम करना पड़ेगा इंडस्ट्री के लिए। उसकी मानक पर तो नीतीश कुमार जी ने खड़ा किया, जो सबसे बड़ा चैलेंज था। आगे ये भी पलायन रुकेगा। जैसा कि बात अभी हमने किया कि पलायन के शब्द पे कि बाहर के भी लोग अब आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में विपक्ष ये भी कह रही है कि डोमिसाइल नीति आ जाना चाहिए, डोमिसाइल लागू होना चाहिए। और अभी कहीं ना कहीं नीतीश सरकार में सरकारों का जो भी मीटिंग हुआ उसमें 2-3 पदों के लिए डोमिसाइल लागू भी कर दिया गया है। लेकिन अब लोग बीपीएससी के टीचर वाले एग्जाम के लिए भी मांग रहे हैं, मांग यही जारी है और विपक्ष का भी कहना है कि लागू होना चाहिए। तो क्या सरकार को ये करना चाहिए या फिर जब तक दूसरे शहरों से दूसरे राज्यों से लोग नहीं आएंगे तो बिहार को आप बदलता नहीं देख सकते? जो पलायन के लिए सिर्फ बिहार जाना जाता है, क्या सरकार अपनी नीति पे ही खड़ी उतरेगी या फिर विपक्ष के दावे पे वो कहीं ना कहीं पिघल जाएगी? नहीं, देखिए हमारे यहाँ जो भी वैकेंसी निकला है, देश के किसी कोने के लोग हमारे यहाँ नौकरी करेंगे। इस चीज़ का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देखिए ये आरक्षण सिर्फ कोई वैकेंसी निकली सिर्फ बिहार के ही बच्चे काम करेंगे, मैं ऐसा विचार का नहीं हूँ। इस पर कई कटाक्ष भी मुख्यमंत्री जी ने कहा। यही कहा कि देश का मतलब क्या है, देश एक है, इसका क्या मतलब है? पंजाब का आदमी भी बिहार का नौकरी करे, बिहार के लोग भी पंजाब जाएं। कई स्टेट ने इस बंधन को बनाया हुआ है, हम यहाँ का स्टेट को नहीं लेंगे, ये ठीक बात नहीं है। नीतीश कुमार जी बड़ी सूचिता के लोग हैं। नीतीश कुमार जी कोई बात देश के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो भी वैकेंसीज होगी देश के किसी कोने के लोग आएंगे। हमारे यहाँ के बच्चे मेधावी हैं, हमारे यहाँ के बच्चे भी कहीं जाकर के नौकरी लेते हैं। आप देख रहे हैं, आप IIT में हम टॉप कर रहे हैं, बिहार के बच्चे IPS कर रहे हैं, IAS कर रहे हैं, सर्वाधिक सीटों पर हमारा बिहार के बच्चे जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी का सोच देश का सोच है, देश के परिप्रेक्ष्य में सोच है। इसलिए ये नीति करना कि बिहार में ही सिर्फ बिहार में नौकरी रहे, उसका वो हिमायती नहीं है। शिक्षा की बात हो गई, रोजगार की बात हो गई, स्वास्थ्य को आप बिहार में किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि PMCH तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन उसी PMCH से बहुत सारी घटनाएं भी सामने आ रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, मैं एक सोच बनी नीतीश कुमार जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के बाद एक एक चीज़ों पर, जो चीज़ में बिहार पिछड़ा है देश के दौर में, यदि हम आज की आधुनिकता के दौर में और देश के किसी राज्य की जो उसकी अपनी जो पहचान है, उसकी जिस चीज़ से जाना जाता है उसमें वो बिहार नहीं है, उसमें बिहार इन दिनों काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि खेल के बच्चों के लिए, क्रिकेट के लिए या और भी खेल के लिए कई चीज़ें, नई नई चीज़ें दी गई और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जा कर के बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमेशा नीतीश कुमार जी की ये सोच रही है कि हम किसी भी मायने में बिहार पीछे न रहे, हम हर मायने में बिहार को ले जाए। ये काम नीतीश कुमार जी निरंतर कर रहे हैं और जो चीज़ें बची हैं आने वाले दिनों में स्थापित हुई थी। आज भी रिजल्ट
बिहार की माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच हुआ कि प्रत्येक जिला में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए, वो सोच से हम लोगों का था कि हम लोग इसको सफ़र किए हैं, बिहार के बच्चे कितने बाहर पढ़ते हैं, बिहार में क्यों नहीं। वो एक तो सोच सपना वो साकार हुआ माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व से, और सौभाग्य से वो मंत्रालय मुझे मिला था, वो काम करने में बहुत मज़ा आया। साइंस सिटी जो आप बन रहे हैं, देखिए उद्घाटन की स्थिति में है। मुझे एक बिहार में बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक साइंस सिटी एक ऐसा बने जो वर्ल्ड में अपनी स्थान रखे। तो जो साइंस सिटी मोइनुल हक स्टेडियम में बन रहा है, उसमें मैं मिनिस्टर था, और इसके लिए 4-4, 5-5 कंट्री जा कर के हम लोगों ने देखा, हमारे सभी पदाधिकारी को हम लोग तय किए थे। ये साइंस सिटी बनकर तैयार हो रही है, ये मेरे लिए बहुत ही सुखद, और मेरी सपना जो था वो साकार होते हुए दिख रहे हैं। इस साल उसका उद्घाटन होगा, आप देख लीजिएगा। वर्ल्ड का टॉप 10 साइंस सिटी बिहार बन रही है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी को बार बार मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, वर्तमान में ही आप याद नहीं किए जाएंगे, आप आने वाले 200-400 साल तक आपकी इतिहास स्वर्णिम इतिहास होगी, और लोग आपके इतिहास को पढ़ेंगे और आपके की गई कार्यों को और वो आगे बढ़ाने का यहीं से नीति स्थापित करेंगे। एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि बिहार में पिछले कुछ दिनों में लड़कियों को लेकर बहुत सारी घटनाएं सामने आई है। एक भाजपा की बेटी, तो एक दलितों का बेटियों का मामला सामने आया, और लोग राजनीति करना शुरू कर देते हैं बेटियों के मामले में, और राजनीति में अपनी रोटियां सेकने में लग जाते हैं। लेकिन क्या नीतीश सरकार, क्या जदयू इस बार अपने इस चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, तो क्या बेटियों के लिए कोई ऐसा कानून लाएगी क्या? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि सुशासन बाबू को उनके काम से ही जाना जाता है, और बेटियों को अब उनसे उम्मीद भी है। तो क्या चुनाव से पूर्व वो बेटियों को कुछ उपहार देंगे क्या इससे जुड़ा हुआ? देखो, वो नीतीश कुमार ही दे सकते हैं, दूसरा किसी से आप अपेक्षा नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि इनकी जब पार्टी दावा करती है कि जंगल राज को हमने खत्म किया, तो क्या खास जंगल राज तौर खत्म करने का पर ये महिलाओं तोहफा के मिलेगा? सशक्तिकरण की अब चर्चाएं देश की सभी राज्य के लीडर कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी बहुत महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस देश में सबसे पहले सशक्तिकरण पर खरा उतरने का यदि कोई काम किया है तो वह है नीतीश कुमार जी। पहली योजनाएं हमारे राज्य की आधी आबादी कैसे इस बिहार की समृद्धि में, आर्थिक समृद्धि में, या हर क्षेत्र की में इसकी भूमिका कैसे दिखे। आज अब बिहार में आप सारी क्षेत्रों में आप देखिए, आधी आबादी की उसमें सहभागिता दिख रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चियों के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, उसको उत्साहित करने के लिए अपने स्कूल तक ले जाने की कई योजनाएं, मैट्रिक पास करोगे तो एक स्टाइपेंड पुरस्कार के रूप में, ग्रेजुएशन करेंगे तो पुरस्कार के रूप में, मतलब कई योजनाएं, नौकरियों में रिजर्वेशन। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए जितनी संवेदनशील रहते हैं, मैं समझता हूँ कि ये स्थिति और आगे आएगी तो नीतीश कुमार जी ने ऐसा जरूर कानून बनाएंगे कि बच्चियों के साथ किसी की हिम्मत ना हो उसके तरफ देखने का। ये काम नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं। जैसे कि आप दिनारा विधानसभा से लगातार चुनाव लड़ते आए हैं, तो और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से उन लोगों से क्या कहेंगे? नहीं, हमेशा कहेंगे, मैं बिहार क्षेत्र ही नहीं, मैं पूरी बिहार से मैं निवेदन करूंगा। आज के खास तौर पर जो युवा है, मैं उनको कहूँगा कि देखो, लोकतंत्र को समझो। लोकतंत्र में हमें अपनी बुद्धि है, अपनी विवेक है। इस लोकतंत्र की शीर्ष की कुर्सी पर सत्ता किसको मिलता है, शीर्ष की कुर्सी पर कौन बैठता है, उसकी नियति क्या है, इसको ज़रा समझो। नीतीश कुमार को स्टडी करेंगे तो हमेशा एक बात स्पष्ट रूप से आएगा कि सुंदर बिहार, स्वर्णिम बिहार, बेहतर बिहार, एजुकेशन का बिहार, 24 घंटा बिजली से आच्छादित बिहार, शांतिमय बिहार बने। ये सोच की नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए हमेशा नीतीश कुमार जी की अभी सत्ता कायम रहे, तभी बिहार अग्रणी बिहार बनेगा, देश की विकसित बिहार, विकसित राज्यों के समरूप खड़ा होगा तो सिर्फ नीतीश कुमार जी के शासन काल में होगा। ये मेरा खास तौर से युवाओं को और
इस बिहार की जनता से मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि नीतीश कुमार जी को और मौका भी मिलना चाहिए, वही सुंदर बिहार बना सकते हैं। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने सुना कि बिहार और बिहार की बातें हो रही थी, और खासकर हमारा मुद्दा था जदयू से जुड़ा हुआ, क्योंकि जदयू की वर्तमान सरकार है और जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी वो जदयू के कद्दावर नेता हैं जय कुमार सिंह जी। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे। धन्यवाद।